आज 7 दिसंबर 2025 है। हफ्ते का रोज है। अब 2025 को निकालते हैं बाहर। मैं आपको लेकर के चलता हूँ 6 दिसंबर 1990। 6 दिसंबर 1990 के वक्त में 1990 में भारतीय जनता पार्टी के लीडर लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा की थी और लोगों को मोबिलाइज किया था, बरगलाया था, भड़काया था एक कम्युनिटी के खिलाफ। और उसमें सहारा लिया गया था एक हिस्टोरिकल मस्जिद का, जिसका नाम था बाबरी मस्जिद, जो कि फैजाबाद ज़िले के अयोध्या तहसील में वाक़ थी। इस मस्जिद को लेकर के, इसकी तारीख को लेकर के, इसके साथ जो कुछ हुआ 1948 में, किस तरह से मस्जिद के अंदर मूर्तियाँ रखी गई, आगे जो हुआ, और 20 नवंबर 2019 को जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया था, तब तक के मामलात की जानकारी लोगों को है। जो बच्चे 1990 में पैदा हुए थे, अब वो बालिग हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, जवान हो चुके हैं। 1990 में जब लाल कृष्ण आडवाणी ने ये अपनी रथ यात्रा शुरू की थी, तो वो मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों से, मुख्तलिफ़ शहरों से गुजरती हुई बिहार पहुंची। और बिहार में फिर लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी की यात्रा का रथ रोक दिया था, उनको गिरफ्तार कर लिया था। छः दिसंबर 1990 जुमेरात का दिन था और ठीक ठाक से बीता। कुछ घटनाएं नहीं हुई। तब लोगों ने मस्जिद पर चढ़ने की कोशिश की। कुछ लोग, जो फेंसिंग थी, एरिना था, वो पार करके ऊपर तक पहुंच गए। एक साहब पकड़े गए थे, उनके पास 16 छड़ें बरामद हुई थी। डायनामाइट की 16 छड़ें बरामद हुई थी। वो मस्जिद के ऊपर पहुंच गए थे, बाद में उसको पकड़ लिया गया था। दिन था 7 दिसंबर 1990, जुमे का दिन था। हम लोगों ने जुमे की नमाज़ पढ़ी और फिर हम पहुंचे एनसीसी के हेडक्वार्टर परेड करने के लिए। तब मैं एनसीसी भी किया करता था। जो बातें याद हैं उस वक्त की, मैं आपको 1990 में लेकर के जा रहा हूँ, इसलिए ये बातें करनी पड़ेंगी। मैं और असलम कदीर, असलम मेरा बचपन का दोस्त है। हम दोनों यहाँ से, मोहल्ले से, नमाज़ पढ़ने के बाद 3 बजे से परेड शुरू होती थी, तो हम लोग पहुँचे एनसीसी करने के लिए। कुछ ही देर के बाद नफीस साहब ने, जो बड़े बाबू हुआ करते थे, उन्होंने परेड रुकवाई। हम में से कुछ लोगों को आगे बुलाया और कहा, अभी जो शहर के कैडेट्स हैं उनसे कहो एक तरफ हो जाएं और सिविल लाइन की एक तरफ। सारे कैडेट्स को आराम की मुद्रा में आराम से कॉशंस दिए जाते हैं ना, सावधान विश्राम, तो उसमें एक आराम से भी होता है। खड़ा किया हुआ था। फिर कैप्टन आरिफ हमीद साहब, कैप्टन तारिक मुख्तार साहब आते और वो कुछ इंस्ट्रक्शन देते
शहर के कैडेट्स एक तरफ हो जाएं, सिविल लाइन की एक तरफ हो जाएं। हनीफ साहब ये स्टोर कीपर हुआ करते थे, हनीफ भाई। उन्होंने रेफ्रेशमेंट का सामान जो केले थे उस वक्त वो ला करके बाहर रख दिए थे और सब लोगों को जल्दी जल्दी केले डिस्ट्रीब्यूट किए गए। और हमें आरिफ हमीद साहब ने, कैप्टन आरिफ हमीद साहब ने, कैप्टन तारिक मुख्तार साहब ने आदेश दिया कि सिविल लाइन के लोग सीधे घर जाएंगे। तब वहाँ से निकले, मैं ये सोच करके कि अब चलो क्लब पर चल के जिमनी जम, मैं कुश्ती लड़ता था उस वक्त, अब क्लब चल के जोर किए जाएंगे। तो जा करके देखा क्लब भी बंद कराया जा रहा है, जिम्नेशियम भी बंद कराया जा रहा है। क्या हुआ है कुछ पता नहीं था। असर की नमाज का वक्त हो चुका था, हम वापस मोहल्ले में आ गए थे। अब हम मोहल्ले में, अपने मोहल्ले में जो किला रोड वाली सड़क है, वहाँ मस्जिद के सामने एक जगह से डाइवर्जन होता है, एक किले की तरफ जाती है, एक बरौली की तरफ। तो वहाँ बिल्कुल तिराहे के सामने खड़े हुए थे, जहाँ इस वक्त फारूकी आर्किटेक्ट, उनका अपना मकान है, ऑफिस है। कई सारे लोग थे, हम साथी दोस्त। यहाँ मोहल्ले में आने पर पता चला कि बाबरी मस्जिद को लेकर के गोली चल गई है वहाँ पर और कुछ लोग मारे गए हैं और कई जगह पर दंगे शुरू हो गए हैं। मैं खड़ा हुआ देख रहा था सड़क के किनारे, शहर में जो मजदूरी करने जाते हैं लोग गांव से, और शाम को जाते थे वापस अपने अपने घर। लेकिन आज सड़क पर बहुत सारे लोग भागे चले जा रहे हैं। किसी के पास साइकिल नहीं है, पैदल है, वो भी उसकी रफ्तार तेज है, टांगे घोड़ा टांगा, वो भी दौड़ते हुए जा रहे हैं। साइकिल वाले दंदनाते हुए साइकिल चला करके चले जा रहे हैं। और मगरिब का वक्त हो गया, हम लोगों ने जाकर के मगरिब की नमाज़ पढ़ी। बाहर निकल के आए, अब धमाके होना शुरू हो गए शहर के अंदर। धमाकों की आवाज़ें आना शुरू हो गई। ये धमाके क्या थे? पटाखे थे, बम थे, बंदूक थी, राइफलें थी, क्या थे नहीं पता, लेकिन आवाज़ें आना शुरू हो गई और बहुत ऊंची ऊंची ज़ोर की आवाज़ें आ रही थी। एक सहरान सी, एक कपकपी सी, एक घबराहट, डर माहौल में उस वक्त देखा जा सकता था। शाम के वक्त, ठंड का मौसम, लोग दौड़ा चले जा रहे हैं। नमाज के बाद, मगरिब की नमाज के बाद हम लोग मोहल्ले से निकले कि चलो आगे चल के कुछ देखें क्या है ये, क्या हो रहा है। तो हम लोग पुरानी चुंगी की तरफ और वीएम हॉल की तरफ और थोड़ा आगे हबी हॉल की तरफ को पहुँचे। अनूप शाह रोड कहलाता है ये। यहाँ सड़क पर कई जगहों पर टायर या कूड़ा डाल के या लकड़ी वगैरह डाल के उनमें आग लगी हुई थी, जो जला दिए होंगे किसी ने, और बहुत सारे लोग सड़कों पर थे। लोगों में गुस्सा था। 7 दिसंबर 1990 से को ये दंगा जो शुरू हुआ वो चलता रहा। फिर पूरे शहर में कर्फ्यू था, कोई कहीं आ जा नहीं सकता था, कहीं की कोई जानकारी नहीं मिलती थी। टेलीविज़न और आज का जैसा मीडिया या सोशल मीडिया न था। दूरदर्शन था, दूरदर्शन पे 10 मिनट या 15 मिनट का एक बुलेटिन आता था, वो भी 8:30
बजे से पौने 9 बजे तक हर तरफ शोर था, डर था। शाम होने के बाद से लेकर के सुबह होने तक रात भर धमाकों की आवाज़ें आती थी। लोग गली में पहरा लगाते थे, पूरे मोहल्ले के हर कोने पर पहरा लगता था। लकड़ियों का इंतजाम किया हुआ था लोगों ने बाद में, तो लकड़ियाँ जला करके हाथ तापते रहते थे और पहरा लगाते थे। कुछ लोग इधर से उधर नौजवान थे, वो पूरे मोहल्ले में गलियों में घूम करके देखते रहते थे कहीं कोई गड़बड़ न हो जाए, क्योंकि उन दिनों बड़ी अफवाहें फैलती थी। आज चढ़ाई होगी, आज इधर से लोग चढ़ाई करेंगे, आज ये होगा, वो हर रोज़ लगभग था। और ये इसमें आगे चल के मैं बताऊंगा आपको, बड़ा मजाकिया भी मामला हुआ कुछ। हम लोग भी अपने घर की छत पे एक कोने में, छत के एक कोने में छप्पर सा झोंपड़ी सी डाली थी, पॉलीथीन वगैरह तान करके बांध करके, और नीचे धान का जो प्याल होता है उसका जो पूंछ होता है वो बिछा करके नीचे, और कुछ सूखी घास, राइडिंग क्लब, ये भी हॉर्स राइडिंग क्लब में बड़ी बड़ी घास उग जाती थी, तो वो लोग ले जाते थे जलाने के लिए अपने घरों पर। तो वहाँ से कई बोरी घास ला करके बिछा करके, वो बोरी टाट वगैरह और दरी वरी बिछा के, गद्दे डाल के उस पर रात को बैठते थे। वहाँ अलाव जला लेते थे परात में लकड़ियाँ, और ताश खेलते रहते थे और आवाज़ें सुनते रहते थे। और रेडियो पर फिर खबरें सुनी जाती थी, रेडियो से ही जानकारी मिलती थी, ख़ास तौर से BBC से। बाबरी मस्जिद अभी सलामत थी, 1990 में सलामत थी, लेकिन दंगे बहुत हुए, बहुत सारे लोग सलामत नहीं रहे। अडवाणी की वजह से, उनके आशीर्वाद से हज़ारों लोग मारे गए, उनके कर्मों से बहुत सारे लोग मारे गए, हज़ारों, अरबों रुपए की संपत्ति जल के स्वाह हो गई, आग लगा दी गई लोगों के घरों में, पूरी पूरी बस्तियों में आग लगा दी गई। ये अडवाणी, भारत रत्न अडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, ये सब जिम्मेदार थे, कसूरवार थे। लेकिन भारत जैसे देश में किसी का नहीं होगा कुछ भी कभी भी। रूल ऑफ लॉ, इस पर हम बाद में बात करेंगे। कानून का राज जिस समाज में, जिस मुल्क में नहीं होगा, वहाँ अनार्की, हिंसा, अपराध, ये सब कुछ होगा। 1990 के दंगे तब तक चले, 1 महीने से ज़्यादा मुस्तकिल कर्फ्यू लगा रहा। देखिए, हमारी तरफ अमन चैन था, दिन में हम लोग घूमते थे, बाहर निकलते थे, शाम को मगरिब बाद बरौला की तरफ जाना, ITI की तरफ जाना। मेरे बहुत सारे दोस्त थे, मैं उनके घर जाता था रातों में, मलखान सिंह के पास, प्रकाश के पास, भरत के पास, और आगे ITI में लोग थे साथी दोस्त, उनके घर जाते थे। मलखान सिंह मेरे साथ दिन में घंटों, तब शहर में कर्फ्यू लगे हुए थे और मुल्क भर में दंगे हो रहे थे, घंटों मेरे साथ बैठते थे घर पे। ये आग अचानक किसने कैसे लगाई, ये सब पूरी तैयारी, सारी प्लानिंग, समाज का बंटवारा करने की कोशिश मज़हब के नाम पर, ये तो 1947 में हो चुका था। उसको ब्रिटिशर्स की पॉलिसी कहें या मज़हब के नाम पर कहें या किसी की भी वजह से, 15 अगस्त 1947 या 14 अगस्त 1947 को बंटवारा हो चुका था। फिर से नया बंटवारा करने की कोशिश की, चूँकि इन लोगों को सत्ता चाहिए थी, मुल्क पे कब्जा चाहिए था, हिंदू राष्ट्र बनाना था देश को, तो इसलिए ये सब कुछ हुआ।
1 महीने से ज़्यादा मुसलसल मुल्क भर में दंगे चले, अलीगढ़ में भी दंगे चलते रहे। फिर ये कब थमे? वो जब गल्फ वॉर शुरू हुई, जब इराक के ऊपर हमले किए अमेरिका ने, तब ये हिंदुस्तान में दंगों में कमी आना शुरू हुई। अब रात को खबरों में ये भी सुना जाता था अमेरिका ने क्या किया या इराक में क्या हुआ। ये तमाम चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हालात ठीक हुए, मामला नॉर्मल हुए, कर्फ्यू खुलना शुरू हुआ। कुछ घंटे की ढील, 1 घंटे की, 2 घंटे की, इस तरह से दे करके फिर शुरुआत हुई। फिर सिनेमा घर खुले, सीमा टाकीज अलीगढ़ में, उसमें एक फिल्म लगी थी यादों की जंजीर। कर्फ्यू खुलने के बाद जनवरी या फरवरी का महीना रहा होगा, यादों की जंजीर फिल्म में धर्मेंद्र और शायद शत्रुघ्न सिन्हा, राज बब्बर ये लोग थे। तो हम लोग देखने गए पहले दिन ही, दूसरा शो 3 से 6, जुमे का दिन था, 3 से 6। मालूम हुआ सिनेमा घर वाले ने घबराहट में, किस बात में, उल्टी फिल्म चला दी। जैसी भारत में चल रही है वैसी उसने उल्टी फिल्म चला दी, यादों की जंजीर। इंटरवल के बाद का जो पार्ट था वो पहले दिखा दिया, पहले का जो पार्ट था वो इंटरवल के बाद दिखाया। फिल्म में क्या था कुछ समझ में नहीं आया, बस बाहर निकल आए, फिल्म ख़त्म हो गई थी। और फिर मामला धीरे धीरे कूल हुए, कर्फ्यू पूरी तरह ख़त्म हो गया, लोग अपनी ज़िंदगियों में मशगूल हो गए, चीज़ें ठीक ठाक हुई। फिर आता है साल 1992। 6 दिसंबर 1992 को आतताइयों की एक बहुत बड़ी भीड़, लाखों की तादाद में, दहशतगर्दों की भीड़ लाखों की तादाद में, कट्टरपंथी हिंदुत्ववादी संगठन के नेताओं की अगुवाई में अयोध्या में जमा होती है और पूरी तैयारी के साथ जमा होती है। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, पीवी नरसिम्हा राव जो कि भारत में आरएसएस के पहले प्रधानमंत्री थे, बकौल आप जानते ही हैं, उनका नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, कांग्रेस के बड़े लीडर हैं। कांग्रेस के बड़े लीडर हैं मणिशंकर अय्यर साहब। वो ये कहते हैं कि भारत में पहली भारतीय जनता पार्टी की सरकार या आरएसएस की सरकार, वो नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, यस, और नरसिम्हा राव राजीव गांधी की हत्या में शामिल थे। ये मैं कोई अनोखी बात नहीं कर रहा हूँ, ये आपको बिल्कुल फैक्ट है। राजीव गांधी की हत्या में नरसिम्हा राव का रोल था, हिस्सेदारी थी, और झंडे वालों के इशारे पर वो हत्या हुई थी राजीव गांधी की। नाम दे दिया गया LTT प्रभाकरण, बट प्रभाकरण वाज नॉट इन्वॉल्व इन राजीव गांधी असैसिनेशन। नरसिम्हा राव की सरकार और उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह की सरकार, यह सबकी मिली भगत से बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1990 को दिन के वक्त, जबकि सूरज निकला हुआ था, हिंदुस्तान जागा हुआ था, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने निगरानी के लिए भेजे हुए थे लोग, उनकी आंखों के सामने 2002 में आज तक ने एक पूरी सीरीज की थी। 2002 में बाबरी मस्जिद की शहादत के 10 साल होने पर SSP फैजाबाद की बात सुनने को कोई तैयार नहीं था। वो चीख चीख करके कह रहे थे कुछ तो करो, कुछ तो करो, और जो PSC के लोग वहाँ, PSC और जो फोर्सेस डिप्लॉय किए गए थे, वो आराम से तंबाकू टकरते हुए दिखाया गया था। मैंने अपनी आंखों से देखा है आज तक का वो प्रोग्राम।
किसी ने कुछ नहीं किया। और जो साहब आए थे दिल्ली से ऑब्जर्वर, वो दीवार पर कोहनियाँ टेक करके चाय की चुस्की ले रहे थे। सामने बाबरी मस्जिद शहीद हो रही थी और वो चाय पी रहा था। अब सुने, ये पूरा कार्यक्रम एक तय था, सब कुछ कैसा होना है और ये हम कर लेंगे। उसकी तैयारी पहले से कर ली गई थी, क्योंकि आरएसएस या दुनिया में जो भी कट्टरपंथी लोग हैं या अपराधी लोग हैं, वो अलग तरह की प्लानिंग करते हैं, अलग तरह की उनकी सारी तैयारियां होती हैं। और ये जो उसूल, कानून, तौर तरीके, इनसे इनका कोई मतलब वास्ता नहीं होता। और जैसा वक्त होता वैसी चीज़ें तय करते हैं। उन्हें कोई कानून वानून से कोई मतलब नहीं होता, किसी को भी, अपराधी को। जैसे मोसाद के लोग हैं, इसराइल है, ठीक उसी तरह से हमारे यहाँ भी जो संगठन है उसका काम है, जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ झूठ बोलो, बात बदल दो, जो कहा है फौरन बदल जाओ। आप कोर्ट में हलफनामा देते हैं, बाद में मुकर जाते हैं सारी बातों से। अब तक चूँकि एक सिस्टम के अंदर पूरी अप्रोच या पूरी अंदर तक भर्ती हो चुकी थी एक संगठन के लोगों की। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था। उस वक्त अलीगढ़ में दंगे नहीं हुए थे, कर्फ्यू लगा था, लंबा कर्फ्यू लगा था, दहशत थी, धमाके तब भी होते थे, पटाखे चलते थे। पटाखे थे क्या थे, बम थे, नहीं मालूम, रात भर पटाखे चलते रहते थे। कुछ लोग तब भी मारे गए थे, कुछ गायब भी हो गए थे। दंगे खत्म होने के बाद लोग बता देते कि पीएससी वाले निशाना साध करके, ये देख करके कि मुसलमान है, तब गोली मारते थे। हमें नहीं मालूम, लेकिन जो जैसा लोगों ने बताते थे उस वक्त वो मुझे याद है, इसलिए मैं ये जिक्र कर रहा हूँ यहाँ पर। बड़ा ख़तरनाक वक्त था, बड़ी दहशत थी चारों तरफ। जो सामाजिक ताना बाना था वो टूट रहा था। हिंदू मुसलमान से मिलने में, मुसलमान हिंदू से मिलने में, जो साथ साथ रहते थे, साथ साथ घूमते थे, साथ साथ खाते पीते थे, वो भी एक दूसरे से बचने लगे थे। ऐसा दौर था वो। हमारे मोहल्ले में ये पूरी आबादी जो जहाँ मेरा रहना सहना है, ये लगभग मुसलमानों की ही आबादी है। रेलवे फाटक के कोने पर वर्मा जी का अपना एक मकान है और उनका प्रॉपर्टी है, और तब भी थी, अभी भी है। और अंदर चमेला के पति ओमी धोबी थे, वो रहते थे। एक ही परिवार था इनका। पूरे मोहल्ले में हर घर से इनका बिल्कुल घरेलू नाता था। ओमी थे। मेरे घर से 50 मीटर की दूरी पर वाल्मीकि बस्ती थी, अभी भी है। सामने पंडित जी राधाचरण, वो इस इलाके के जमींदार लोग हैं, पंडित। उन्हीं की ज़मीनों में ये मकान, पूरी आबादी है। मोती और राधाचरण और विशन चंद पंडित जी, मोहनलाल पंडित जी, उनकी प्रॉपर्टी में सारी आबादी है यहाँ पर, जैसा मुसलमान बसे हुए हैं। राधाचरण पंडित जी ने भी आना बंद कर दिया था। फिर हम उनके घर गए, बुला करके लाए थे। पंडित जी आप क्यों नहीं आ रहे हो? चक्की थी उनकी, आटे की चक्की है, आटा पी, और जो तेल निकालते हैं सरसों में से, वो था उनका। और जो लिहाफ गद्दे भरवाते हैं लोग सर्दियों में, उसकी मशीन थी पंडित जी की।
लेकिन ये दहशत ऐसी थी कि पंडित जी भी नहीं आते थे। फिर हम गांव जा कर के किले के नगले से उनको बुला करके लाए थे कि पंडित जी आप अपने उस पर बैठें, चक्की पे, कोई भी आपकी तरफ भूल चुक से भी। फिर वो आते थे, बैठते थे दिन भर, हम लोग भी जा कर के वहाँ बैठते थे, अखबार पढ़ते थे। मुल्क में बहुत बुरी तरह से बंटवारा करने की कोशिश की गई थी और जो हुआ भी, लोग बहुत सारे ऐसी बातों को नकार देते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो पर्दा डालते हैं, सच को छिपाने की कोशिश करते हैं। आरएसएस को ताकत देते रहे ऐसे लोग। 90 और 92 के बाद से आरएसएस बढ़ता रहा और फिर अब ताकत में, आज सारी चीज़ें उसके कंट्रोल में है। पूरे देश की हर व्यवस्था, हर चीज़, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आरएसएस के कंट्रोल में न हो। थोड़ा सा और वक्त चाहिए उसे, उसके बाद फिर एक छत्र राज होगा, घोषित होगा, संविधान का राज खत्म हो जाएगा। जो ट्रायंगुलर नई संसद बनी है, सेंट्रल विस्टा, आपको अंग्रेज़ों के राज की निशानियां मिटा रहे हैं, मुगलों की मिटा रहे हैं। नाम रखने नई संसद का सेंट्रल विस्टा, हिंदी में रखते कोई नाम, संस्कृत में रखते, गुजराती में रखते, मोहन भागवत से पूछ लेते कोई नाम, महामहिम कौन सा नाम रखना है ये नई संसद का, उसे आरएसएस सदन बना दे, कोई नाम रख देते, कुछ तो करते ऐसा। सेंट्रल विस्टा अब भी अंग्रेज़ों का नाम रखा है। वहाँ से जो आगे चल के जो चीज़ें होंगी वो अलग तरह की होंगी। कल एक घटना घटी देश में, उस पर मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। वेस्ट बंगाल में कोई पूर्व विधायक हैं या मौजूदा विधायक हैं या टीएमसी के विधायक थे, उनको निकाल दिया टीएमसी ने। हुमायूं कबीर, उसने बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखी है। वो अपने पैसे से कोई बाबरी मस्जिद बनवाना चाहता है। देखें, ये सिंबॉलिक चीज़ें हैं। बुनियाद तो 2019 में रंजन गोगोई और उसके साथियों ने रख दी। लोग नहीं कहते हैं, डरते हैं, घबराते हैं, और डरना भी चाहिए ऐसी बातों को, क्योंकि ये समाज के खिलाफ है, मुल्क के खिलाफ है। मगर एक संगठन देश का पर अपना कब्जा चाहता है और देश की सबसे बड़ी माइनॉरिटी, जिसकी आबादी 45 करोड़ है, को दीवार से लगा के हाशिए पर पहुंचा करके समंदर में गर्क कर देना चाहता है वो। हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखी है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, अदालत पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, हम भी नहीं कर रहे, किसी जज पर भी पर्टिकुलर नहीं करनी होती है, हम भी नहीं कर रहे हैं। फैसले की तनकीद होती है, करते हैं लोग, करनी चाहिए, यह कॉन्स्टिट्यूशनल एक राइट मिला हुआ है। उस पर जस्टिस मार्कंडे काट जो हों, मुल्क के दूसरे बड़े बड़े जस्टिस हों, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, उनकी राय आप देख लें, आपको मालूम हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था क्या था। वो सब कहते हैं, क्या कहते हैं आप बताएं, सोचें, बताएं। 1947 में बंटवारा हुआ था। 1992 में आरएसएस ने दिलों का बंटवारा करने की कोशिश की और फिर ये लगे हुए हैं नए सिरे से बंटवारा करने के लिए। जेपी दत्ता की एक फिल्म थी बंटवारा, सलीम का निर्माण और जेपी दत्ता के निर्देशन में रेगिस्तान की ज़मीन को लाल करता हुआ दोस्ती और दुश्मनी का बंटवारा,
ये वाला बंटवारा नहीं है, ये दोस्ती और दुश्मनी का बंटवारा नहीं है। ये आरएसएस एक छत्र जो अपनी हुकूमत चाहता है वो है, हमारी मोनोपोली हो, जो हम चाहें वो हो, जैसा इसराइल ने भी किया 2 साल की जंग में जो गाजा में चली है। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाई इसराइल को, कैसे भी कुछ भी नहीं मनवा पाई उससे। अमेरिका ने जो कहा वो कर दिया उसने, बाकी तो किसी दुनिया वाली की उसने नहीं सुनी। यहाँ भी भारत में आरएसएस टोटल कंट्रोल चाहता है हर तरह से। वो अमेरिका में बैठे हुए लोगों को लॉबिंग कर रहा है, वहाँ पैसा दे रहा है। अभी तो रिपोर्ट आई है सामने, महाराष्ट्र हाई कोर्ट के जज हैं पाटिल साहब, वो कहते हैं मेरे पास इस बात के सबूत हैं कि मोहन भागवत ने आईएसआई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से 24 करोड़ रुपए लिए। इंद्रेश कुमार, मोहन भागवत और इनके चेले चपाटों के सबके नाम समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट से लेकर के मक्का मस्जिद, अजमेर ब्लास्ट, तमाम जगहों पर धमाकों में सामने आए। अच्छा, इनके अलावा कोई मुसलमान होता, कोई भी, कि जामा मस्जिद का इमाम जो है वो दिल्ली की शाहजहानी जामा मस्जिद का इमाम जो है वो धमाके कराए उसने, क्या होता उसका? सबको क्लीन चिट मिल गई, सब के सब बच गए, तीनों बच गए, सब के सब बच गए। तमाम वीडियो मौजूद हैं, सबूत मौजूद हैं, एटीएस की रिपोर्ट मौजूद है, हेमंत करकरे सालस्कर जिन्होंने तैयार की थी। कोर्ट में बयान दे करके, जज के सामने बयान दे करके लोग बैठे हुए हैं और नाम उन्होंने लिए हुए हैं जज के सामने कि मोहन भागवत को जानकारी है समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट की, मक्का मस्जिद ब्लास्ट की, मालेगांव ब्लास्ट की। उनके लोग कह रहे हैं हम सेना के कैंपों में जाकर के हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेते थे, सेना के कैंपों में। ये कौन कह रहे हैं? आरएसएस के पूर्व लोग। सेना के कैंपों में, जम्मू में जाकर के, कश्मीर में जाकर के हम ट्रेनिंग लेते थे हथियार चलाने की। चल क्या रहा देश में? चल रही है आरएसएस की व्यवस्था, आरएसएस का राज। जब राज करे शैतान तो है भगवान, इंसाफ कौन करेगा? शुक्रिया आप सभी का। हुमायूं ने जो बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखी है, ये एक देखें चीज़ें चलती रहती हैं, ख़त्म नहीं होती। ताकत कभी किसी के पास है, कभी किसी के पास है। ताकत, दौलत, समय, ये कभी किसी के साथ नहीं हुआ। ये परिवर्तन होने वाली चीज़ें हैं, हमेशा बदलती हैं। बदलती रहती हैं। आज जो ताकत में है वो ये समझ रहे हैं कि जब जैसे कि क़यामत तक सब कुछ इन्हीं के कंट्रोल में रहने वाला है। सब कुछ इन्हीं के पास रहेगा, सब कुछ। ऐसा नहीं होता है ना। आज आप कब्रें खोद दें, कब्रों से निकाल करके लाशों के साथ बेहरमती कर लें, बुलडोजर चला दें किसी के भी सीने पे, घर पे, कुछ भी कर दें, आपको इख्तियार है, ताकत मिली है हुकूमत की। वरना तो हमने ये भी देखा पार्लियामेंट के अंदर सुबकियाँ ले करके हुकरियाँ मार के रोते हुए देखा है लोगों को। वो तब भी ताकत में थे, मगर असल ताकत किसी और के पास थी। तो उस घबराहट में पार्लियामेंट के अंदर फू करके ऐसा रोते हुए देखे लोग। आज दूसरों का मजाक उड़ाते हो, जलील करते हो, उनको बेइज्जत करते हो। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी। और फिर जो दंगे हुए देश भर में, मुंबई के दंगों को लेकर के श्री कृष्ण आयोग की रिपोर्ट है, वो सामने आनी चाहिए थी मुल्क के। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, भिवंडी हो और दूसरे इलाके सब तबाह बर्बाद कर दिए थे। लेकिन उसके बाद मार्च में मुंबई ब्लास्ट हो जाते हैं,
वहाँ से इनको जैसे सुप्रीम कोर्ट की कोई रूलिंग हो वो मिल गई। फिर मुंबई में मुसलमानों ने धमाके किए बाबरी मस्जिद का बदला लेने के लिए। अब जगह जगह देश भर में धमाके, ब्लास्ट और ये सब आतंकवादी कार्रवाइयाँ शुरू हो गई। और हर बार बता दिया जाता था मीडिया के जरिए कि मुसलमानों ने किया, इनके तार हाथ पैर सब मिले हुए हैं और दूर तक विदेशों तक फैले हुए हैं। यहाँ से जो नेक्सस था आरएसएस का, जैसे मीडिया और इंटेलिजेंस एजेंसी शामिल थी, उन सब ने मिलकर के सारी करतूतें की। सबूत मौजूद है, आप नकार दो। अब ग्लोबल दुनिया, लोगों को पता होता है सारी चीज़ों की। क्या असर किया, 35-40 करोड़ लोगों को आप हाशिए पर ला करके खड़ा करके बर्बाद करके अब मुल्क तरक्की करेगा। लेकिन आपको मुल्क की तरक्की से कोई मतलब वास्ता नहीं है ना। 80 करोड़ लोग आज भी 5 किलो का थैला लेकर के आपको वोट देते हैं, क्योंकि वो भी ढीठ हो चुके हैं, वो भी ढीठ हो गए। बिना करे मिल रहा है, खाते रहो। और यही आरएसएस का तरीका भी है, या जो व्यवस्था पे कंट्रोल चाहते हैं वो यही चाहते हैं कि हम आपको देते रहेंगे, खाते पीते रहो, बस बाकी हमारी चाकरी करो, हमारा हुक्म बजा लाओ, जो हम कहें वो करो सिर्फ, और हमसे आप खाने को लो, पहनने को लो, बाकी कोई मतलब नहीं। बाकी आपका हम टेलीफोन भी रिकॉर्ड करेंगे, आपकी जानकारी भी लेंगे, सब ज़रूरत पड़ेगी ठोक देंगे, गाड़ी पलट देंगे, बुलडोजर चला देंगे, कुछ भी कर देंगे। कुछ बातें थी, कुछ यादें थी बाबरी मस्जिद की, तो मैंने आपसे शेयर करने की कोशिश की। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।